जब परसाई जी जैसी हस्ती पर बात होती है तो एक संशय हमेशा रहता है कि ऐसा क्या बोलें जो अब तक नहीं बोला गया हो। फिर मन में आता है कि चलो बात नहीं ना हो तो कम से कम अंदाज़ तो नया हो। तो आज हम सब लोग आपसे नए अंदाज में बात करेंगे। बातें वही पुरानी होंगी क्योंकि परसाई जी पर पिछले 30 सालों में इतना कुछ बोला जा चुका है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा होगा बोलने के लिए। परसाई जी हिंदी के ऐसे लेखक थे जिन्होंने एक विधा विशेष को केवल जन्म ही नहीं दिया, उसका विकास भी किया, उसे शीर्ष पर पहुंचाया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि परसाई जी व्यंग्य के ब्रह्मा थे जिन्होंने व्यंग्य की सृष्टि रची। सच्चे व्यंग्य को परसाई जी ने जीवन की समीक्षा कहा है, जो मनुष्य को सोचने के लिए बाध्य करता है, अपने से साक्षात्कार करता है। परसाई जी के लिए व्यंग एक शक्तिशाली साधन था समाज के मुद्दों को उजागर करने का, लोगों को जागरूक करने का, सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने का, सत्ता और शक्ति के दुरुपयोग को उजागर करने का और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्याय को उजागर करने का। उनका समस्त लेखन परिवर्तनकारी है और प्रगतिशील है। उनका मानना था कि जो परिवर्तनकारी नहीं है वो प्रगतिशील नहीं हो सकते। परसाई जी के लिए परिवर्तन मतलब व्यक्तिगत परिवर्तन से नहीं था, वो जन आंदोलन से था। पूर्व में व्यंग्य के साथ हास्य जुड़ा होता था और हास्य व्यंग्य जैसे शब्द युग्म का प्रयोग होता था, जिसमें हास्य प्रमुख था और व्यंग्य उसके बाद। पर परसाई जी ने इसे पूरी तरह समाप्त किया और व्यंग्य को हास्य से न जोड़कर करुणा से जोड़ा। लेकिन उन्होंने हास्य को अछूत नहीं समझा, बल्कि हास्य का भी यथोचित उपयोग किया। उनका समस्त लेखन अपने समय का आईना था। यह समर्पित और सरोकारपरक लेखन था। उनकी दृष्टि से कुछ भी अछूता नहीं रहा। उन्होंने अपने व्यंग्य स्तंभों में नामपरक सामयिक व्यंग्य खूब लिखे और राजनेताओं की जमकर आलोचना की। एक लेखक के लिए देखना अर्थात दृष्टि बहुत महत्व रखती है। हम खुली आंखों से देखकर भी बहुत कुछ देख नहीं पाते हैं। परसाई जी किसी घटना या व्यक्ति को केवल उसके बाह्य रूप में नहीं देखते। घटना या व्यक्ति को उनके यहाँ मात्र माध्यम है जिनसे वे अपने समय की कई परतें खोलते हैं। एक व्यंग्यकार की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, उसे क्या क्या देखना चाहिए, समाज और देश की विसंगतियों को देखने का चश्मा हमें किसी बाजार में नहीं मिलेगा। वो उनकी व्यंग्य की फैक्ट्री में पनपा है, बना है। परसाई जी की प्रवृत्ति विसंगतियों को सटीक चयन करके उनके मूल पर तीक्ष्ण प्रहार करने की थी, जिसे गंभीर सरोकार व्यंग्य प्रवृत्ति कहते हैं। जीवन की शायद ही कोई विसंगति होगी जिसे परसाई जी ने की व्यंग्य की धार ने नहीं छुआ होगा। राजनीतिक हो, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विरूपों पर खूब लिखा, जो व्यंग्य के विकास के लिए जरूरी थे। भारतीय राजनीतिकों की इच्छा शक्ति कहें या समाज के ठेकेदारों के काम कहें, उन्हें आज भी उन्होंने परसाई जी को प्रासंगिक रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए समस्या तो आज भी उतनी है, पर उस वक्त जो काम 4-6 व्यंग्यकार कर गए, आज 400 व्यंग्यकार भी नहीं कर पा रहे हैं। कारण समर्पण की कमी, ज्ञान की कमी, गंभीरता की कमी और छपास की जल्दबाजी। सच तो यह है कि व्यंग्य बैठे ठाले का लेखन नहीं है, बल्कि एक गंभीर कर्म है जिसे साधना पड़ता है, समस्या की गहराई में उतरना पड़ता है। लेकिन आज फास्ट फूड युग में व्यंग्यकारों के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो उसे मथें, विचार करें, फिर प्रहार करें। सोचिए, हम बिना ड्राइविंग करे सड़क पर उतर जाएंगे तो सड़क पर लोगों का क्या हाल होगा। वही हाल इस समय पाठकों का हो रहा है। वो अपनी जान बचाने को इधर उधर भाग रही हैं, क्योंकि लेखक बनने का तो कोई कोर्स होता नहीं है। हम सीखें कैसे? वैसे कोर्स तो नेता बनने का भी नहीं होता, पर इतने नेता हैं। और कमाल की बात यह है कि लेखक और नेता दोनों को जन्मजात गुण बताया जाता है। कहते हैं लेखक बनते नहीं हैं, पैदा होते हैं। वैसे आजकल सोशल मीडिया के दौर में तो पैदा ही हो रहे हैं, और इतने हो रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो गई है। यदि लेखकों की गणना की जाए तो हम चाइना से आगे निकलेंगे। पर ये तो ही मजाक की बात। सच तो यह है कि लेखन कला को यदि निखारना है, भाषा को पठनीय बनाना है और सरोकारों को पकड़ना सीखना है, तो विषयों से खेलना सीखना है, तो अपने वरिष्ठों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और परसाई जी तो व्यंग्य के विद्यार्थियों के लिए पूरी यूनिवर्सिटी है। सच कहूँ, जिसने परसाई जी को एक बार पढ़ लिया फिर उसे कोई व्यंग्यकार अच्छा ही नहीं लगेगा।
और व्यंग्य हास्य की तरह सिर्फ हंसी नहीं पैदा करता, वह निर्धारित निशाने पर प्रहार करता है, अमानवीय, शोषक, प्रतिष्ठान और यथास्थिति कायम रखने वाली शक्तियों और प्रवृत्तियों पर। प्रहार किस पर किया जाए, किस पर नहीं, किसका समर्थन किया जाए, किसका नहीं, इसका निर्णय विवेक करता है, और यही विवेक परसाई जी की खूबी है। परसाई जी की सबसे बड़ी खासियत उनकी स्पष्टवादिता और व्यंग्य शैली है। उन्होंने अपने लेखन में समाज के मुद्दों को सीधे और स्पष्ट रूप से उठाया और व्यंग्य का उपयोग करके समाज को बदलने की कोशिश करी। परसाई जी की भाषा सरल और स्पष्ट है। उन्होंने अपने लेखन में जटिल शब्दों का उपयोग नहीं किया और सरल भाषा में समाज के मुद्दों को उठाया, इसलिए शायद उन्हें व्यापक पाठक वर्ग मिला। परसाई जी के लिए स्वयं के अनुभव बहुत मायने रखते थे, शायद इसीलिए उनके लेखन में इतनी धार थी। उनके लिए दूसरों के अनुभव से कहीं बड़ा अपना अनुभव था। एक अंग्रेजी कहावत है ना, वन मैन फूड इज अनदर मैन पॉइजन, कि एक के लिए जो सुखद हो वो जरूरी नहीं है, दूसरे के लिए सुखद हो वो उसके लिए जहर भी हो सकता है। परसाई जी के समय में व्यंग्य लेखन बहुत अधिक हुआ और इसमें स्वरूपगत विविधता भी रही। व्यंग्य के माध्यमों का भी विस्तार हुआ, जिसमें नाटक, निबंध, कथा, उपन्यास मुख्य थे। उसके अलावा लघु कथा, संस्मरण, रेखा चित्र भी लिखे गए। लेकिन उनका मुख्य तत्व जो था वो व्यंग्य ही रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यदि गद्य कवियों के और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। परंतु परसाई तो सभी कसौटियों पर कसे गए साहित्यकार थे। यदि विधा की बात करें तो परसाई जी ने लगभग हर विधा में लिखा, और लेकिन वो व्यंग्य ही रहा। परसाई जी व्यंग्य लेखन के लिए निबंध को अधिक पसंद करते थे। ये बात और है कि ख्याति उन्हें अपनी कहानियों से मिली। परसाई जी के गंभीर व्यंग्य करने की एक वानगी उनके कालजयी व्यंग्य निबंध अकाल उत्सव में देखी जा सकती है। राजनेताओं की घृणित मनोवृत्ति पर तीखा प्रहार इस उदाहरण में देखिए। मैं आपका आभारी हूँ, नेताजी भाषण दे रहे हैं, मैं आपका आभारी हूँ, अकाल उत्सव के उद्घाटन के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। अकाल भारत की पुरानी परंपरा है। आप जानते हैं भगवान राम के राज्य में भी अकाल पड़ा था, हमारे राज्य में भी अकाल पड़ता है। हम गांधी जी के आदेश के अनुसार राम राज्य ला रहे हैं। अकाल राम राज्य का आधार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राज्य का स्वर्ग नहीं ला सकते थे यदि अकाल न पड़ता, इसलिए अकाल का स्वागत करना चाहिए। अकाल के बिना रामराज नहीं आ सकता। मेरे विपक्षी मित्र जो भारतीय संस्कृति के पूजक हैं वे मुझसे सहमत होंगे कि अकाल हमारी महान भारतीय संस्कृति का प्रमुख तत्व है। द्रोणाचार्य जैसे वीर तक भूखे मरते थे। मेरी इच्छा है आप खूब खुशी के साथ अकाल उत्सव मनाएं। हम घोर संकट में भी प्रसन्न रहते हैं। आप जानते हैं प्रियजन की मौत के बाद हम श्राद्ध करते हैं, तब हाथ पर मलकर शुद्ध घी की परीक्षा करते हैं और उसके लड्डू खाते हैं। मैं अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि रेस्ट हाउस में मेरा मुर्गा पक गया होगा। मेरी कामना है कि आपका अकाल उत्सव सफल रहे। यदि कहानी की बात करें तो हम भारतीय बचपन से ही दादी नानी की कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं। हमारे अवचेतन मन में बचपन से ही कहानी के लिए अलग आकर्षण रहा है, इसलिए कहानी साहित्य की सर्वाधिक पठनीय विधा है। व्यंग्यकारों ने पाठकों की इस मनस्थिति को जानते हुए माध्यम के रूप में कहानी का उपयोग किया, जिसको काफ़ी सफलता भी मिली। इन्हें सिर्फ कहानी नहीं, व्यंग्य कथा कहा जाता है। हिंदी व्यंग्य कथा को लोकप्रियता दिलाने में सबसे बड़ा योगदान परसाई जी का ही था। उनकी कुछ प्रसिद्ध कथाएं भोलाराम का जीव, इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर, सदाचार का ताबीज और एक लड़की 5 दीवाने। भोलाराम के जीव की बात करें तो सरकारी कार्यालय के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार और अमानवीयता पर वार करती है। एक आदमी की मृत्यु होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और वो पेंशन के लिए तड़पता, उसकी फाइल में उसकी आत्मा बंधी रह जाती है और वहाँ तक नहीं पहुँचती यमराज के यहाँ तक। तो बहुत अच्छी ये कथा है उनकी। इंस्पेक्टर माता दीन पुलिस तंत्र की विसंगतियों पर है और सदाचार का ताबीज़ राजनीतिक प्रपंचों पर आधारित है। और एक लड़की 5 दीवाने हास्य से शुरू होकर व्यंग्य की बहुत अच्छी कथा है, और उसमें लड़कियों को लेकर जैसे जिस तरीके के लड़कों के विचार होते हैं और वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने उसको किया है, और उस टाइम पर वो कर गए, आप सोचिए। व्यंग्य कथाओं के अलावा परसाई जी ने लघु उपन्यास भी लिखे। रानी नागफनी की कहानी बहुत प्रसिद्ध रहा। तट की खोज, ज्वाला और जल उनके व्यंग्य उपन्यास हैं, बट उनके व्यंग्य उपन्यास कम पसंद किए गए। रानी नागफनी की कहानी फैंटेसी शैली में लिखा गया है। इस लघु उपन्यास का परिवेश पुराने राजघरानों का है, लेकिन परिवेश को आधुनिक संदर्भ देते हुए परसाई जी ने मारक व्यंग्य की सृष्टि की है। इस उपन्यास में पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्विरोध लोकतांत्रिक प्रणाली के विद्रोह पर प्रहार है। एक अंश देखिए। एक बार पड़ोसी राज्य से युद्ध इसलिए हुआ कि हमारे राज्य के जूता व्यापारियों ने बहुत ज़्यादा जूते बना लिए थे। दूसरे राज्य ने उनसे खरीदने से इनकार कर दिया। युद्ध में अंततः विरोधी राज्य को जूते खरीदने की संधि करनी पड़ी। परसाई जी ने लोक कथाएं भी लिखी।
कहते हैं ज़्यादातर लेखक लेखन की शुरुआत कविताओं से करते हैं, तो हमने परसाई जी की कविताएं भी खोजी। जैसे सर ने बताया गूगल पर, तो मैंने काफ़ी गूगल किया और उसमें सिर्फ 2 कविताएं प्राप्त हुईं। एक थी क्या किया आज तक और क्या पाया, तथा जगत के कुचले हुए पथ पर कैसे चलूं भला मैं। परसाई जी का संस्मरण संग्रह तिरछी रेखाएं भी प्रकाशित हुआ, जिसमें मुक्तिबोध, गप्पियों का देश, ओले, मजा नहीं आया जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं। उनकी लेखनी की नोक से व्यंग्य बाण ही नहीं अपितु गहरा दर्द भी उपजता है। किसी कार्य के उपलक्ष्य में उन्हें जबलपुर जाना पड़ा, इसका उन्होंने संस्मरण में दिल झकझोरने वाला शब्द चित्र खींचा। सुनिए, यह रेल यात्रा विदाउट टिकट थी, पर भूख तो लगती है, सो जब भी स्टेशन आता मैं नीचे उतरता, नल पर जाकर जमकर भरपेट पानी पीता और अगले स्टेशन तक के लिए भूख को ठेंगा दिखा देता। परसाई जी ने सिर्फ देश, समाज और अन्य विसंगतियों की बात नहीं की, बल्कि साहित्य जगत की विसंगतियों की भी बात करी। वे अपने समय में ही हिंदी के आत्मबोध लेखकों की अच्छी पहचान कर चुके थे और उन्होंने उनके नाम भी दिए, छगन मगन और कस्तूरी मृग। परसाई जी के अनुसार छगन मगन लेखक वे हैं जो अपने लेखन में अपने आप को ही चित्रित करते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं, अपने जीवन के अनुभवों की बात करते हैं। वे समाज के मुद्दों को नज़रअंदाज करते हैं, अपने आप को केंद्रित करते हैं, उन्हें अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और कस्तूरी मृग को तो आप जानते हैं क्या होता है। वे हैं जो अपने लेखन में अपने आप को महान मानते हैं, अपने लेखन को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वे अपने लेखन को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं और समाज के मुद्दे उन्हें नज़र ही नहीं आते, क्योंकि वो तो अपनी नाभि की गंध में ही बावले रहते हैं। अर्थात अपने लिखे के अलावा किसी का लिखा उन्हें दिखता नहीं है। वो किसी भी मंच पर जाएं, सिर्फ अपने लेखन की बात करेंगे। यदि कोई अपनी किताब के विमोचन या अपनी किताब की चर्चा पर बुलाएगा, तब भी वो अपनी किताब की चर्चा करेंगे, उस लेखक की किताब की चर्चा नहीं करेंगे जिसने उनको समोसे बिस्कुट भी खिलाए थे। परसाई जी के अनुसार ऐसे लेखक समाज के लिए उपयोगी नहीं है और उनका लेखन समाज को बदलने में कोई मदद नहीं करता। यदि हम उस समय की तुलना में आज देखें तो छगन मगन और कस्तूरी मृग की तो भरमार है। सोशल मीडिया ने ऐसे साहित्य सेवियों के लिए एक बहुत बड़ा मंच दे दिया है, जहां लिखकर और ऑनलाइन कार्यक्रम करके खुद को महान लेखक साबित करने में दिन रात जुटे हुए हैं। जो खुद नहीं लिख पाते वे दूसरों को चुराकर अपना बना लेते हैं, पर लेखक की जमात में तो शामिल होना है। शायद यही कारण है कि परसाई जी की इतने वर्ष बाद भी उनकी विरासत संभालने वाला एक भी व्यंग्यकार नहीं है जो उस गंभीरता और गहराई से विसंगति को पर अपनी कलम चला सके। शायद इसलिए ही उनकी मृत्यु के लगभग 30 वर्ष बाद भी उन पर बात की जा रही है। सच कहें तो व्यंग के लिए पूर्ण समर्पित रहे परसाई जी के गुणवत्तापूर्ण लेखन की वजह से उन्हें पाठकों का भरपूर समर्थन मिला और परसाई जी निर्विवाद रूप से व्यंग के शिखर पुरुष के रूप में स्थापित हुए।